मैग्मा का पृथक्कीकरण क्या है? दीपक शर्मा का क्वेश्चन है। आप सभी खुश हैं? ठीक हैं? बढ़िया हैं अपनी जगह? बस मैं एकदम बढ़िया हूं। भूगर्भिक वेव क्या है? इन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। पी और एस को कहते हैं बॉडी वेव्स। भू यानी क्या लिखा आपने? धरातलीय वेव एल वेव और बाकी दोनों बच की वो भूगर्भिक वेव्स, बॉडी वेव्स। ठीक है। दुर्बलता मंडल लिक्विड स्टेट में होता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसाल्ट क्या है? जो चट्टाने, लावा को बेसाल्ट समझिए आप। हमारा लावा और उससे बनने वाली चट्टाने बेसाल्ट से बनी हुई चट्टाने होती है। नेहा जी मैं ठीक हूँ। क्यूरी पॉइंट क्या होता है? कल मैंने डेफिनेशन लिखाई थी आपको, और मैंने उसमें लिखाया था कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी मटेरियल अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा, यानी मैग्नेटिज्म का गुण उसमें से चला जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। वैसे स्पेलिंग इसकी क्यू से शुरू होती है, तुमने कुछ और लिख दिया है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? क्योंकि जब कहीं से भी कोई रॉक में क्रैक्स पड़ेंगे तो कंपन, वेव्स निकलेंगी, और वेव्स निकलेगी तो कंपन होगी। सर अर्थक्वेक का फोकस सरफेस के अप्रोक्स कितना किलोमीटर का होता है? ये बहुत गहरे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रॉक्स में क्रैक कहाँ पर पड़ा है ना। अगर हो सकता है कि ये 600 किलोमीटर नीचे भी बन सकता है, अब ना, तो 600 किलोमीटर बनता है तो उसको हम पातालीय भूकंप कहते हैं। ठीक है। एक आपके ऊपर क्वेश्चन था, मैग्मा पृथक्कीकरण। चलिए, जिस पॉइंट में मेंटल मेल्ट होने लगता है वो पॉइंट क्या होता है? ये तो चट्टाने सभी अलग अलग होंगी, चाहे वो तो चट्टानों के अंदर जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने टेम्परेचर पे पिघलेगी। ठीक है ना। हॉट प्लूम क्या होता है? कल मैंने बताया। तो हॉट प्लूम क्या है? सामान्य धाराएं चलेंगी, जिससे गर्म लावा ऊपर उठता है, उसे हॉट प्लूम कहते हैं। रेडॉन गैस, ये कहां से आ गया? रेडॉन गैस का तो कल बात ही नहीं हुई अपन से। कोनार्ड वेव भी अर्थक्वेक वेव है या दूसरी? कोनार्ड वेव कुछ नहीं है, ये वही तरंगे हैं जो कहाँ चलती हैं? क्रस्ट में चलती हैं, है ना। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, तो क्रस्ट में कौन सी चलेंगी? एल वेव्स। क्या लिखा आपने? रेडॉन गैस अर्थक्वेक से पहले आती होगी, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। नेबुला क्या है? गैसेस का, धूल के कणों का, इनका एक बादल है ना, उसे नेबुला कहते हैं। गैसेस, धूल के कण, जलवाष्प, इसका बादल है एक। पेरियोडिक परत क्या होती है? ये परत होती है जहां से लावा निकलता है। तो अर्थक्वेक्स में जहां से लावा निकलता है उस परत को बोलते हैं पेरियोडिक परत। ऑलिविन सभी जगह मिलेगा, ठीक है। ऊपर आने पर भी मिलेगा, लेकिन ऊपर इसका नेचर अम्लीय प्रकार का हो जाए, क्योंकि चट्टानों में ऊपर अम्लीयता बढ़ जाएगी, क्षारीय तत्व कम हो गए। ठीक है। तो अगर प्योरली कहें तो मेंटल में मिलता है ओलिविन। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस है? लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लंबी वेव, जैसे पी वेव चल रही है, ठीक है। और वो लैटिट्यूडनल होती है, यानी कि क्षैतिज। ठीक है। दुर्बलता में पूरा लावा का ही होता है। हाँ, लावा ही है उसमें लगभग, उसी को, इसलिए तो उसको दुर्बलता मंडल कह रहे हैं। एस वेव की एवरेज स्पीड क्या है? लगभग 5 से 8 किलोमीटर।
5 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वो डिपेंड करती है फिर डेंसिटी पर। सर महाद्वीपीय क्रस्ट में कौन कौन सी गैसेस, क्रस्ट में से कौन कौन सी गैसें निकलेंगी? पर गैसें तो पूरी पृथ्वी में से निकलती है, कोई क्रस्ट में से गैसें थोड़ी निकलेंगी। हाँ, ये क्वेश्चन निकलते हैं आपका, ठीक है ना, कि महाद्वीपीय क्रस्ट में से कौन सी गैसें निकलेंगी। ये गैसें क्रस्ट में से नहीं, ये पृथ्वी के किसी भी पार्ट से निकल सकती हैं, है ना, ज्वालामुखी के अंदर निकलेंगे। अर्थक्वेक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज्यादा आएंगे या ओशन क्रस्ट में? ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कमजोर चट्टाने हैं, ठीक है ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पर ज्यादा आएंगे। चलिए आपने आगे क्या लिखा? ऊपरी मेंटल में सामान्य धाराएं क्यों चलती हैं? क्योंकि जो पृथ्वी के पास ऊपर सतह के पास लावा होगा वो ठंडा होगा, अंदर का लावा गर्म होगा, तो गर्म चीज तो ऊपर की तरफ आएगी, इसलिए चलती है। एस वेव सिर्फ सॉलिड को क्रॉस करती है क्योंकि सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी कम है, सीधा से रीजन है, फ्रीक्वेंसी कम है ना। द स्पीड ऑफ द वेव्स या उसके क्रॉस करने की नेचर डिपेंड करती है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मीन्स इलास्टिसिटी, उसकी लचीलापन। दुर्बलतम मंडल को ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैग्मा क्या होता है? पिघली हुई चट्टाने होती है मैग्मा, जो जमीन के अंदर है, उनको मैग्मा कहते हैं, ठीक है। सर कोर का नीचे का पार्ट सॉलिड क्यों होता है? मैं कहा कल भी कि सॉलिड नहीं है, सॉलिड तरह बिहेव करता है। अगर रॉक्स का प्रेशर हट जाएगा तो वो लिक्विड हो जाएगा। क्यों एस वेव लिक्विड और गैस में क्यों नहीं चलती? क्योंकि उनकी आवृत्ति इतनी नहीं होती कि क्रॉस कर जाए, शेयर फोर्स कमजोर होता है वहां पे। मैं मेंटल प्लूम बता चुका हूं, मेंटल प्लूम होता है। अब अगर मेंटल प्लूम पूछोगे आप तो इसमें दोनों आ जाएंगे, हॉट प्लूम एंड कोल्ड प्लूम, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है प्लूम क्या है ना, क्वेश्चन में। तो अगर आप मेंटल प्लूम पूछेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटल प्लूम, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। हॉट ऊपर की तरफ आए, कोल्ड ऊपर से नीचे जाएगा। सर इसमें से कल आपने बताया था ओजोन, सिलिका और पोटेशियम एंड निकलती है। हाँ तो बताया था, क्या हो गया? मिलती है कहा था, निकलती है नहीं कहा था मैंने कहा ये सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। क्रस्ट में मैक्सिमम मिलेगी ऑक्सीजन, मैंने ये नहीं कहा था वहां से निकलेगी। ओशन क्रस्ट की गहराई कम है तो इस पर अर्थक्वेक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखो अर्थक्वेक पर मेजरली क्या पड़ता है, कितनी एनर्जी से वो आ रहा है, ठीक है। कभी कभी सतह पर हल्की चट्टाने और वहां पे बहुत कम अर्थक्वेक आता है, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर है तो अभी 3, 3.5, 4 का तो आता ही रहता है यहाँ पे। वो डिपेंड करता है कि उसमें पावर कितनी है ना। चलिए आग्नेय चट्टान क्या है जो लावा के ठंडे होने से बनती हैं? कॉन्टिनेंट क्रस्ट की लेंथ 0 से 6 किलोमीटर है, इनके नीचे ओशन क्रस्ट, फिर पूरे क्रस्ट की लेंथ। अरे भाई मोहन, मैंने कहा था 0 से 35 होती है, 35 में ही 10 जोड़ दो, यानी 25 से 35 के बीच में क्या होती है? ओशन क्रस्ट। सर अपर मेंटल को एक्सप्लेन कर दीजिए, वो तो कर लेंगे, अभी देखेंगे, मेंटल तो कवर करना है हमें। वॉल्केनो के ब्लास्ट के बाद कौन कौन सी गैसें निकलती हैं और उसमें एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा वॉल्केनो का। तो गैसें सबसे ज्यादा निकलेगी, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें भी निकलती हैं, ठीक है ना। जलवाष्प निकलती, जलवाष्प से ज्यादा निकलेगी उसमें। अच्छा, मेंटल का ऊपरी भाग सॉलिड है बट अपर मेंटल का दुर्बलतम मंडल लिक्विड ड्यू टू रेडियो एक्टिव, ठीक है संदीप, वहां पे रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसलिए। घनत्व बढ़ जाता है इसलिए, हाँ बिल्कुल मेगा, ठीक है आपका। सर अम्लीय चट्टान तो ऊपरी पार्ट में पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट
और नीस, ये सब अम्लीय कैसे हुई? अरे ऊपरी ऐसा नहीं कि लैंड के ऊपर आके बनेगी वो अम्लीय होगी, यानी क्रस्ट में जो चट्टानें मिलती हैं वो होती है अम्लीय। ठीक है ना? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रिंग ऑफ फायर बता दीजिए। रिंग ऑफ फायर जब आएगा तभी बताएंगे, ठीक है ना? रिंग ऑफ फायर आएगा प्लेट टेक्टोनिक्स में जब बताएंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जापान में ही क्यों है, वो भी आपको पता लगेगा ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक में। चलिए हो गया, आपकी बम्बारमेंट कंप्लीट हो गया। और कोई क्वेश्चन बचा है आपका? आपने क्या लिखा है निधि? ये देखो साइक्लानो। अब इसको साइक्लोन समझे या वॉल्केनो, ये तो बताओ पहले। मैग्मा पृथक्कीकरण क्या है? जब मैग्मा का टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो इसमें भारी चीजें नीचे बैठने लगेंगी और हल्की चीजें ऊपर आने लगेगी, इसे कहते हैं मैग्मा पृथक्कीकरण। ठीक है, वॉल्केनो। हाँ, अब इसको पढ़ें तो क्या लिखा है? वॉल्केनो किस रीजन से फटते हैं? जब अंदर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, चट्टानें पिघल जाएं और उसमें जलवाष्प अगर क्रिएट हो जाए तो वॉल्केनो फट जाएंगे। महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? महासागरों में मिलेंगी, और कहाँ मिलेंगी? इतना रेहान क्या पूछ रहे हो तुम? ये क्वेश्चन तो देखो, महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी? हिमालय पे तो मिलेंगी नहीं, है ना? ये मिलेंगी समुद्रों में। अपर लोअर मेंटल एक बार बता दीजिए। अभी तो लोअर मेंटल तो पहुंचे ही नहीं हम। अपर या पर करा है अभी तो हमने, लोअर मेंटल में कहाँ गए हैं? सर मैपिंग करवाओगे क्या आज? अब देखो मैपिंग की टेंशन होगी तुम्हें। मैपिंग अब इस टॉपिक को खत्म करवा के करवाएंगे, है ना? मुझे भी चिंता है उसकी। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए हैं। कल एक अजीबोगरीब आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया, सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, वो नाम बता दो आप मुझे। ऐसे आपकी भी किसी की हार्दिक इच्छाएं है क्या? मैं भाई, आप ऐसी किसी की हार्दिक इच्छा है क्या उस चीज की, कि जानने की मैं कौन सी किताब से पढ़ा रहा हूँ? देखो समझदार लोग पहचान गए कि उनको कुछ नहीं सुनना, उन्हें बता दिया गया है। लेकिन अभी क्लास चलते हुए मुझे लगता है कि आज अभी 10-12 दिन तो हो गए होंगे, 15 दिन हो गए होंगे मुझे, है ना? और अभी तक जाके ये पूछा जा रहा है कि सर आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो, वो बता दो। अभी चुंबक उम्बक का गुण भी क्रिएट कर देंगे यार, इतना क्यों घबरा रहे हो आप लोग, है ना? तो देखो बुक तो बहुत है इस दुनिया में, और अगर मैं अभी आपको मेरी लाइब्रेरी दिखाऊंगा तो तुम थोड़ा सोच कर देख के डर जाओगे अभी, है ना? तो किताबों की गिनती नहीं कर पाओगे आप। ज्यादा बेहतर है जो किताब आपको बताई जा रही है उसको आप लें और पढ़ें। पढ़ाने के लिए ज्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत लिमिटेड चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आप ये बार बार ना पूछें कि सर मैं कौन सी किताब से पढ़ा रहा हूं और मैं कहाँ से देख रहा हूं। हर किताब अपने आप में पूरी नहीं है। आपको एवरेज एक सबसे अच्छी बुक बता दी है जो आप ले सकते हैं, और जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में अवेलेबल है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। ठीक है सर, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, प्लीज बता दीजिए। ये कौन पूछ रहा है? अनम। ट्रोपोपॉज में और स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में रहता ही नहीं है, वहां तो हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ता है। बट आपको क्वेश्चन निकलता है ये तो। आपने कहा स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, ये तो क्वेश्चन निकलते है आपका। इसका मतलब आपने ठीक से सुना नहीं उसको। ठीक है, बढ़ता है बेटा वहां पे टेम्परेचर। चलिए भाई आगे। तो कल हम बात कर रहे थे मेंटल के ऊपर। मेंटल हमारी सेकंड लेयर है, और मेंटल पर कुछ चीजें मैंने कल आपको बताई थी कि उसके अंदर ओलिविन खनिज मिलता है। ओलिविन जब खनिज उसके अंदर मिलेगा तो वो सारी चट्टानें लगभग उसी की बनी हुई है।
इसका अपर पार्ट थोड़ा पिघला हुआ है, उसे हम कहते थे दुर्बलता मंडल। और मैंने जब बताया था आपको कि यहीं से ज्वालामुखी जब फटते हैं तो लावा निकलता है, इसलिए इसको पेरोडिक परत भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अपनी लगभग लगभग यहाँ से बातें हो गई थी। और जैसे क्रस्ट में से यहाँ पे तरंगे वरंगे आती हैं भूकंप की, तो वो पार कर जाती हैं। तो अभी बात करने वाले हैं पर निचले मेंटल के ऊपर। ये खासतौर से कहाँ मिलता है, 700 किलोमीटर से लेकर और 2900 किलोमीटर के आसपास यहां तक मिलता है अपन को ये। ठीक है, इसके नीचे तो क्या शुरू हो जाएगा, कोर। तो लोअर मेंटल यहां पर है। अब यहाँ की चट्टानों का घनत्व और यहाँ का घनत्व, तो यहाँ का घनत्व ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला। ठीक है, तो नीचे वाले में ज्यादा घनत्व मिलेगा। अब भूकंप की तरंगे अगर यहाँ पर एंटर करेंगी तो उनकी स्पीड लगा अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ का घनत्व कितना है, यहाँ का अप्रोक्स घनत्व होता है 7.2 से लेकर 7.5। ठीक है, तो निचले मेंटल का घनत्व है 7.2 से 7.5 के बीच में पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज आप नोट करिए, निचला मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाएगा। 700 से 2900 किलोमीटर। 700 से 2900 किलोमीटर। घनत्व कितना है, 7.2 से 7.5। अब सुनिए, अब ऊपर से चट्टानों का घनत्व इतना ज्यादा आ गया कि यहां जिस मटेरियल की ये चट्टानें बनी हुई हैं, ये ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी नहीं पिघल पाएंगी। ठीक है, तो ये चट्टानें अपने गलनांक को प्राप्त नहीं होती हैं। उसका मेन रीजन क्या है, ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर। तो जिस भी मटेरियल की ये बनी हुई है वो मटेरियल उतने तापमान पर अगर प्रेशर ज्यादा डाला जाए, अगर प्रेशर अब देखेंगे, अगर थोड़ा और डेप्थ में चलूं तो इसको हम नापते हैं एटम में, नापते हैं कितने एटम अपना आ गया, प्रेशर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 1 मिलियन एटम होता है, एटमॉस्फेयर है ना, उसके हिसाब से नापते हैं। लेकिन आप सीधा सुन लीजिए कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और यहाँ की चट्टानें अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन अंदर क्या है, इसके नीचे जो कोर में चलेंगे तो वहां पे जिस मटेरियल की वो बनी हुई है ना, वो उस टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, ये तो नहीं पिघलेगा। अब ये नहीं पिघला, ये तो पिघल गया, ये सॉरी नहीं पिघला, और नहीं पिघला इसलिए इसको क्या कहते हैं, आईटीसी लेयर कहते हैं। आईटीसी लेयर, सॉरी टीआईसी लेयर। टीआईसी लेयर मतलब थर्मल इनडेफिनेट लेयर। ठीक है, लिखिए, यहां वायुमंडल का दाब अत्यधिक होता है। वायुमंडल का दाब अत्यधिक होता है और चट्टानें अपने गलनांक को प्राप्त नहीं हो पाती। चट्टानें अपने गलनांक को प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए इस परत को टीआईसी लेयर कहा जाता है, थर्मल इनडिफरेंट लेयर, है ना, लिख लेना। थर्मल, आई का मतलब है थर्मल इनडिफरेंट लेयर, यानी वो लेयर जो नीचे के तापमान को रोक ले अंदर वाले को, और इसके ऊपर उस तापमान का कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं थर्मल इनडिफरेंट लेयर। यानी कि जो नीचे तापमान है उसको कैद कर ले और उसको बाहर ना आने दे। ठीक है, लिखिए, इस परत का अर्थ होता है
इसका अर्थ होता है तापमान को रोकना, तापमान को रोकना। अब देखिए, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब अर्थक्वेक की कोई भी तरंग यहां से चलेगी और वो जैसे जैसे अंदर जाएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थक्वेक की तरंगों की सबसे अधिक गति किस परत में पाई जाएगी, तो मुझे आप बताएं कि कौन सी परत में सबसे ज्यादा गति मिल सकती है। चैट बॉक्स में मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी परत में सबसे ज्यादा, यानी टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टीआईसी का मतलब है टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किस परत में सबसे ज्यादा चलेगी? कोर में, लोअर मेंटल, लिथोस्फेयर, निचले मेंटल, लोअर मेंटल। अब जिनका क्रस्ट आंसर है वो भी गलत है और जिनका कोर आंसर है वो भी गलत है और जिनका लोअर मेंटल लिखा है वो सही है। यानी यहाँ पे दाब बहुत ज्यादा होता है। अगर कोर की बात करेंगे तो कोर तो पिघली हुई कंडीशन में, वहां पे आनुपातिक रूप से दाब कम होगा, ठीक है। यानी दो अणुओं के बीच में दाब कम होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब गलनांक नहीं है, ठोस बनी हुई चट्टाने हैं और ऊपर पूरा प्रेशर भी है, तो लोअर मेंटल में यानी कि भूकंप की तरंगों की गति सबसे अधिक होगी, ठीक है। लिख लीजिए, स्टार पर डालिए। लेकिन भूकंपीय तरंगों की गति यहां पर सबसे अधिक होती है। भूकंपीय तरंगों की गति यहां सबसे अधिक होती है। भूकंपीय तरंगों की गति यहां सबसे अधिक होती है। क्लियर? एंड लास्ट लिखिए, यहां का औसत तापमान लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत तापमान लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए नेक्स्ट, कोर में आइए। कहां तक है? 2900 किलोमीटर से लेकर 6272, तो 6372 किलोमीटर यहां से कोर शुरू हुआ और यहां पे खत्म होता है। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है। अपर कोर का अप्रोक्स टेम्परेचर होता है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर कोर का टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ध्यान से सुनिए, अपर कोर का टेम्परेचर है लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर है कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस तापमान के बावजूद ये पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर प्रेशर है और सबसे भारी पदार्थ सेंटर में पाए जाते हैं। और सबसे भारी पदार्थ जब पाए जाएंगे, आप जानते हैं जब आप किसी चट्टान को पिघलाएंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सोना, चांदी, ऐसी चीजें अलग होंगी, ठीक है। और उसके बाद में और सारी चीजें, लास्ट में निकलेगा लोहा, है ना। लास्ट में क्या निकलेगा? लोहा। एक ही चट्टान से सारी चीजें निकल सकती हैं अगर उसमें है तो, ठीक है। तो उसमें से पहले लोहा गर्म होकर अलग हो जाएगा और उसको गर्म करोगे उसमें से चांदी अलग हो जाएगी, एक्सेट्रा, और सारी चीजें अलग होंगी और लास्ट में लोहा और निकल जैसी चीजें उसमें से अलग होंगी, ठीक है। यानी लोहा और उसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऊपर से चट्टानों का प्रेशर ज्यादा हो गया। अच्छा, हम अगर दाब की बात करें, क्या लिखा है आपने? आईटीसी की फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंडिफरेंट लेयर या शेल कहते हैं उसको, थर्मल इंडिफरेंट शेल, ठीक है ना। अगर दाब की बात करें तो, क्योंकि शुरू में तो क्या देखा गया था कि नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर चट्टान की दबाव की एक सीमा है, ठीक है। तो जब सीमा है उसके अंदर तो उससे ज्यादा उसको नहीं दबाया जा सकता,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अंदर जाने पर दबाव लगातार बढ़ता जाए और घनत्व तो बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब चट्टानों के कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाए। कंपोजिशन मतलब ऊपर वाली हल्की चीजों की बनी हो और नीचे वाली भारी चीजों की बनी हो, तो घनत्व में अंतर आएगा। अगर प्रेशर डाल के अगर उसके घनत्व को बढ़ाया जाएगा तो हर चट्टान की एक अंतिम सीमा होती है, उससे ज्यादा घनत्व उसका नहीं बढ़ सकता। ठीक है, लिखिए, डालिए अपर मेंटल, तो सॉरी कोर, लिखो 2900 से 6372 किलोमीटर, पूरा कोर है। इसमें से लिखिए बाह्य कोर 2900 से लगभग 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर। आगे लिखिए टेम्परेचर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक स्टार पॉइंट डालिए। अब देखो, जितना नीचे दबाव होगा उतना इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि नीचे कोर के ऊपर जो दबाव होगा उससे कम दबाव इस पर होगा। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस यूज कर रहा हूं, ऊपरी कोर में दबाव नीचे के कोर के अनुपात में कम होता है। ठीक है, लिखिए ऊपरी कोर में दबाव, ऊपरी कोर में आणविक दबाव लिखो आप, आणविक दबाव आंतरिक कोर की तुलना में कम होता है, आंतरिक कोर की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि यहां चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। अब यहीं पर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेगा, जो आपने कमेंट किया मैं इनके जवाब बाद में दूंगा। शेल क्या होती है, और ये शेल मतलब लिखो, शेल मतलब CELL होता है। ठीक है ना, चलिए, शेल मतलब कोशिका। बाह्य कोर कितना बताया, 5150 तक 2900 से। मैंने आपसे क्या कह रहा हूं कि आउटर कोर में चट्टानें पिघली हुई कंडीशन में है। तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डायनामो प्रभाव क्या है, डायनामो इफेक्ट। ठीक है, या एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पृथ्वी में चुंबकत्व। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जहां पर आपका थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस हो, वो हर जगह से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मानिए आपसे अगर अदर सब्जेक्ट में अगर थोड़ा मैं बात कर लूं, तो जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा भाई, अगर यूरोपियंस का आगमन अगर बात करेंगे तो यूरोपियंस क्यों इंडिया में आए, है ना, किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, तो लेकर आपको ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आपको वहां पे पूरा टर्की वाला आपको उसका लिखना पड़ेगा। 1400 लगभग 53 या 54 की बात है। इटली पुनर्जागरण से लेकर आपको स्पेन पुर्तगाल का सारा सीन वहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ 1452-53 की जो बात है, तो इटली पुनर्जागरण वगैरह वो सारा आपको डालना पड़ेगा और पूरी पृष्ठभूमि बना के आपको बताना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पूरा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। आपको अगर सीधा पकड़ा दिया जाए कोई भी चीज, या जैसे बहुत एक मेजर क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर अगर बात कर लें कि कौन से वैदिक काल में कौन सी फसलें इनमें से नहीं थी, है ना, तो उन फसलों में मेजरली एक फसल वो जरूर डालता है जो पुर्तगाल से आई हो। ठीक है ना, तो दैट मीन्स वो आपसे खेलता है ना, वो आपकी थोड़ी समझ के साथ खेलता है, क्योंकि आपने 4-5 जगह पे उस टॉपिक को अलग अलग एस्पेक्ट में पढ़ा होता है। तो वो ये देखना चाहता है
जैसे पराचुंबकत्व हम कहीं और पढ़ेंगे, चुंबकत्व कहीं और पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डायनामो प्रभाव पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उसको एक साथ में कभी मिला के नहीं देखा। ठीक है, तो वो आपके साथ थोड़ा गेम खेलना चाहता है कि क्या आप इनको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आपको टॉपिक तो सारे पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या लिखा रहा हूं अभी कि चट्टाने पिघली हुई कंडीशन में है। अब यहाँ पे दो प्रक्रियाएं चलेंगी, एक चलेगी संलयन और एक चलेगा विखंडन। कैसे लिखते हैं विखंडन? ऐसे लिखेंगे शायद, है ना, या जो भी लिखते हैं विखंडन देख लेना आप, फ्यूजन एंड फ्यूजन। ठीक है, तो विखंडन और संलयन की प्रक्रियाएं चलेंगी। आप लोगों ने शायद एनसीईआरटी की बुक है 8 क्लास की, उसके पेज नंबर 200, पेज नंबर शायद 100, साइंस की बुक में लिखा है 112 113 पर दिया हुआ है, यूरेनियम 35 का और संलयन, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वहां पे आपको बताया संलयन में संलयन विखंडन क्या होता है। विखंडन किसका होगा? बड़ी चीज का छोटी चीजों में, संलयन होगा छोटी छोटी चीज मिलकर बड़ा बनाए, और इसी के ऊपर एटम बम वगैरह सारी चीज काम करती है। और बाकी ये प्रोसेस आप कहाँ देखते हो? साइंस टेक में आपको सारा मिल जाएगा। तो संलयन विखंडन यहाँ पे चल रहा है, इसकी वजह से क्यों? अब ये किस में होगा? रेडियो एक्टिव मैटर में होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलते हैं? रेडियो एक्टिव मैटर्स। अब रेडियो एक्टिव मैटर जब मिलेंगे और इस प्रक्रिया से वो गर्म भी होंगे, तो इसमें भारी चीजें नीचे बैठेंगी, क्योंकि इससे संलयन से क्या होगी? छोटी छोटी चीजें मिलकर भारी हो जाएंगी और नीचे बैठेंगी। विखंडन से हल्की होंगी, तो हल्की होंगी तो हल्की चीजें ऊपर, भारी चीजें नीचे। और कल मैंने ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा था? दोलन कहा था। क्या कुछ याद है कि अगर भारी चीजें नीचे बैठ रही हो, हल्की चीजें ऊपर उठ रही हो, तो उस प्रक्रिया में दोलन कहलाता है वो। ठीक है ना, अप एंड डाउन। तो अगर मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज करूं कि दोलन यहाँ पे चलता है, या फिर मैं वर्ड कर यूज करूं यहाँ संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनी धाराओं में गर्म प्लूम ऊपर जाएगा, ठंडा प्लूम नीचे की तरफ आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो वही क्या कहलाता है? संवहनी धारा यहाँ पे विकास होगी और वो लोअर कोर के ऊपर घूमेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डायनामो इफेक्ट। मैंने क्या कहा? भारी चीज नीचे बैठेगी, हल्की चीज ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे क्या बनी? संवहनी धाराएं। संवहनी धाराएं लाइक एक कॉइल, अपने जो भी फैन के अंदर या मोटर में आप देखते हो, और अंदर वाला ठोस है, उसके चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि हमारी अर्थ भी घूम रही है। आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो चुंबकत्व बंद हो जाएगा, बनना ग्रेविटी कम हो जाएगी। इसलिए ग्रेविटी हमारी अर्थ की फिक्स नहीं है। ग्रेविटी बहुत चीजों से इफेक्ट करती है। अब ग्रेविटी का निर्माण तो हो गया, आप जानते हैं कि चीज जितनी ठंडी होगी उतना ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी, और चीज जितना गर्म होगी उतना ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो जब सनस्पॉट्स बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारी ग्रेविटी भी उस टाइम कम हो जाती है। और जब थोड़ा ठंडा एरिया आएगा, ग्लोबल कूलिंग आती है, तो हमारी ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे हमारी ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाएगी और कूलिंग के टाइम बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा आपके साइंस की चीजों को भी यहाँ पे मिलाइए, क्योंकि अपनी ज्योग्राफी तो इसमें 70% साइंस ही है। ठीक है ना, तो लिखिए, एक और स्टार पॉइंट डालिए, इंपॉर्टेंट चीज मिली है। और देखिए आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले अभी 14-15 के आसपास के क्वेश्चन देखोगे तो वो सारे कथन कारण वाले क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन अभी उनका भी रेशो थोड़ा कम हो गया। अगर आजकल देखोगे पीटी में आप, कथन कारण के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि जब भी कोई सेंटेंस दिया आपको, या ए जो पार्ट आता है उसका, ए के साथ में आर को जोड़ें तो उसके बीच में क्योंकि लगा लें आप। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस पढ़ा, उसके आगे क्योंकि जोड़ा, और बाकी दूसरा सेंटेंस अपन ने जोड़ के उसको पढ़ के देखा। अगर वो बिल्कुल सटीक बैठ गया तो आपका आंसर ठीक है, यानी सही व्याख्या कर रहा है। और क्योंकि में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा, मतलब सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सीधा तरीका है। और जहां कहीं भी आप किताब में क्योंकि पढ़े, मतलब वहां पे क्वेश्चन बन रहा है, इस चीज को अंडरलाइन करके रखें। एनसीईआरटी पढ़े या बुक पढ़े, कुछ भी पढ़े, क्योंकि लग रहा है अगर किसी के आगे, तो क्योंकि मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और जहां एक्सप्लेन कर रहा है वहां यूपीएससी का क्वेश्चन तैयार रखा हुआ है। ठीक है, तो उस जगह को मार्क करके रखें क्वेश्चन के फॉर्म में कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि जब तक टॉपिक को पढ़ते टाइम ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस कहाँ पे बन रहे हैं, तब तक पूरी बुक एक कहानी की तरह लगेगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। अगर वो चुंबकत्व को खींच के लाया तो मेंस में जाएगा,
ठीक है ना। अगर वो चुंबकत्व की बात करेगा तो मेंस में जाए, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए 50 से 70 वर्ड्स हैं। ऊपर आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे, कंक्लूजन दोगे, तो लगभग 100 से 120 के पास में चला जाएगा। ठीक है ना। तो आइए लिखिए, यहां चट्टानों में विखंडन और संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। विखंडन और संलयन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके कारण हल्के पदार्थ संलयित होकर भारी पदार्थों में, हल्के पदार्थ संलयित होकर भारी पदार्थों में, और भारी पदार्थ विखंडित होकर हल्के पदार्थों में बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं। भारी पदार्थ नीचे की ओर बैठने की प्रवृत्ति रखते हैं। भारी पदार्थ नीचे की ओर बैठने की प्रवृत्ति रखते हैं, तथा हल्के पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। यहां रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय होने के कारण ऊष्मा निकलती है। अतः इसे ऊष्मा इंजन या हीट इंजन भी कहा जाता है। इधर लिख रहा हूं मैं, हीट इंजन ऑफ द अर्थ। इसे पृथ्वी का हीट इंजन कहते हैं। अब हीट इंजन है तो उसका लॉस होना चाहिए, लेकिन ऊपर रॉक्स ने रोक दिया। ऊपर कौन सी है? टीआईसी लेयर, थर्मल इंडेफिनेट शेल, उसकी लेयर है, उसने सारा रोका हुआ टेम्परेचर को। अगर उसमें से पार हो जाएगा, लेकिन अभी रिसेंट में एक नई थ्योरी भी आई है, ठीक है ना, उसको ऑप्शनल में पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सुन लीजिए। अगर टेम्परेचर बहुत गर्म हो और यहाँ पे चट्टाने कमजोर हो, तो यहाँ से हॉट प्लूम की मैंने आपसे बात करी थी, उसके हॉट स्पॉट की, तो हॉट स्पॉट में जब आएंगे तब उस पर बात करेंगे अपन कि यहाँ से क्यों लावा ऊपर की ओर आ जाता है। वैसे तो रोक के रखेगा, ठीक है ना, एवरेज रोक के रखता है, लेकिन यहाँ से क्यों हॉट लावा ऊपर की ओर आएगा। तो हॉट स्पॉट पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, और जब हॉट स्पॉट पर आएंगे प्लेट टेक्टोनिक में, जब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या लिखा कि यहाँ रेडियो एक्टिव मैटर है, इनके क्षय होने से यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, ये लिखा आपने, इसके अलावा कुछ लिखा है? इतना ही लिखा है आपने? ओके, आगे लिखिए। ओके, ठीक है। हाँ, हीट लो। अभी तो मैं बता रहा हूं कि हीट क्यों रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर टीआईसी लेयर है ना भाई ऊपर, जो थर्मल यानी टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होगा। भाई टेम्परेचर तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए रोक लेगा। कल ही आपको बताया था कि रॉक्स क्या है, रॉक्स एंड आइस हीट की बैड कंडक्टर है, वो चालक होती है। वैसे तो अर्थ धीरे धीरे ठंडी हो रही है, बिल्कुल ऊष्मा को रोकेगी तो नहीं, ठीक है ना।
आगे लिखिए, बाह्य कोर में संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं जिससे यहां विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, जिससे यहां विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, या चुंबक का निर्माण होता है, चुंबक का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन डाल लीजिए। टिप्पणी लिखनी है आपको, और टिप्पणी मतलब 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने हैं। देखिए, टिप्पणी जब भी लिखी जाती है तो टिप्पणी के अंदर इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती और कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं होता, है ना। टिप्पणी में सीधी बात कही जाती है। टिप्पणी मतलब आपने कमेंट तो कभी किसी ना किसी के ऊपर तो किया ही होगा, तो कमेंट जब किया होगा तो क्या उसकी पृष्ठभूमि बनाई क्या आपने? क्या उसका कहा कि मैं जो कमेंट किया इसका निष्कर्ष ये है? कुछ भी नहीं होता। कमेंट मतलब शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में हमने किसी चीज को कह दिया। तो टिप्पणी का मतलब यही है कि शॉर्ट में आपको बताना, शॉर्ट मतलब लगभग 100 के आसपास तक वर्ड में बताना है। टिप्पणी हमेशा 10 मार्क्स की पूछी जाती है। तो आपसे पूछी एक टिप्पणी, आपसे पूछा क्वेश्चन, जैसे सपोज कर लीजिए वो क्वेश्चन हुआ कुछ भी, उसका ए पार्ट है और यहाँ लिखा है पृथ्वी में चुंबकीयता। पृथ्वी में चुंबकीयता, ठीक है। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, लगभग 100 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन एक डायग्राम भी बनाना है। अब डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम कुछ नहीं करना, अंदर एक कोर बनाना है ऐसे, इसके बाहर एक दूसरी लेयर बनानी है, ठीक है, और यहां से कुछ वेव ऊपर उठानी है ऐसे, और इधर नीचे की तरफ आनी है। यहां से कुछ वेव ऊपर उठानी है और ये टर्न करके कहाँ आएगी? नीचे। इस तरह से सभी वेव्स बन जाएंगी आपकी, ठीक है। ठीक है, आपको समय धाराएं बतानी है और बताना आउटर कोर, इनर कोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या क्या आपने इसमें बनाया है। बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाना है, कोई 3 डायमेंशन और खुद की फोटो वोटो मत लगा देना इसमें, ठीक है। टिप्पणी लिखनी है, टिप्पणी में सामान्यतः डायग्राम नहीं बनाए जाते, है ना, नॉर्मली, लेकिन ज्योग्राफी का मतलब ये है कि डायग्राम्स आते होंगे, और डायग्राम नहीं आते तो अपन में इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किसी चीज को डायग्राम में बता सकें, ठीक है ना, फ्लो चार्ट में बता सके, क्योंकि फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाना यूपीएससी में थोड़ा सही मार्क्स दिला देता है, ठीक है। तो कोशिश करें बनाने की, सारा थ्योरेटिकल ना लेके जाएं। आ गई आंतरिक कोर। आंतरिक कोर, देखिए आंतरिक कोर की जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि ये किसमें? ठोस अवस्था में है। किसका बना है? निकल और फेरस जैसी कठोर चट्टानों का बना हुआ है। प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ का अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? लगभग 6600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 3-4 बातें इसकी याद रखनी है। अच्छा, कितनी गहराई पर मिलेगा? ये लगभग 5150 किलोमीटर से लेके पृथ्वी का केंद्र, ठीक है, जहां तक मिलेगा।
लिखिए डेप्थ कितनी है इसकी, डेप्थ है 5150 किलोमीटर से लेके, और पृथ्वी का केंद्र कितना है 6372, ठीक है। टेम्परेचर लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, टेम्परेचर है 6600 डिग्री सेंटीग्रेड। निकल फेरस मुख्यतः मिलता है यहां पर। अच्छा, इसका जैसे मैंने कहा निकल फेरस मिलता है, तो क्या यहाँ पे सिलिका नहीं मिलती क्या? सिलिका मिलती है यहाँ पे भी, लेकिन सिलिका मिलती है ओनली 1%, है ना। हर लेवल पर सिलिका है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें कितना परसेंट। तो ऊपर चट्टानों में ज्यादा है तो वहां पे सिलिका प्रदान हो गई, वो चट्टाने सिलिका यहाँ पर भी है, लेकिन मेजर कौन सी चीजें हैं, निकल और फेरस। आगे लिखिए, यहां अत्यधिक दाब होने के कारण चट्टाने ठोस अवस्था में प्रतीत होती हैं। ठोस अवस्था में होने के कारण चट्टाने, अधिक दाब होने के कारण चट्टाने ठोस अवस्था में प्रतीत होती है, लिखो अधिक दाब होने के कारण चट्टाने ठोस अवस्था में प्रतीत होती हैं। क्लियर? अब देखिए, आपने संरचना पूरी पढ़ी। अब संरचना के बाद मैं दोबारा अपने परसों वाले क्वेश्चन पे आता हूं। परसों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताइए। तो अब इतना सारा पढ़ने के बावजूद क्या आप इस कंडीशन में हैं कि आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? बताइए कौन कौन दे सकता है? हाँ, क्या आप उस कंडीशन में हैं, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताइए। दे देंगे। अगर आप लाइव क्लास में वैसे बैठे होते ऑफलाइन, तो मैं आप सबको कहता कि आंसर लिखो, और फिर मैं आप सबके आंसर को काटता, है ना। वो इसलिए मैं काटता क्योंकि आप उसमें भूकंपीय तरंगों का कोई जिक्र ही नहीं करते अभी, क्योंकि आपने भूकंपीय तरंगे अलग पढ़ी हैं, पृथ्वी का अंदर का स्ट्रक्चर अलग पड़ा है, लेकिन आप उन दोनों को मिला नहीं सकते, अभी भी उस कंडीशन में आप नहीं आए हो, है ना। और अगर दोनों को मिला भी लिया तो आंसर इतना बड़ा बन जाएगा जिसको लिमिटेड एरिया में डालना मुश्किल पड़ जाएगा। बात समझ में आई आपको? क्योंकि अभी हम असंबद्धताओं की हमने बात ही नहीं करी है। अपन ने मेजर मेजर लेयर पढ़ी है, क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, है ना। फिर अपन ने अपर कोर, लोअर कोर। क्या अभी तक अपन ने असंबद्धता की बातें करी? कोनार्ड को छोड़ दीजिए, उसके अलावा नहीं करी। तो जब तक हम पी, एस और एल वेव की स्पीड की बात नहीं करेंगे, जब तक हम पी स्टार, एस स्टार तरंगों की बात नहीं करेंगे, उनकी स्पीड की बात नहीं करेंगे, और जब तक हम यानी कि पीजी और एसजी तरंगों की स्पीड की बात नहीं करेंगे, तब तक हम उसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको एक टॉपिक यानी क्वेश्चन के फॉर्म में डला रहा हूं, लगभग 100 से 125 वर्ड आपको लिखने हैं। एक डालिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक स्थिति। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक स्थिति। ठीक है, देखिए जब भी आप इस आंसर को कभी शुरू करें या इसके जैसे किसी भी टॉपिक को लिखना हो, तो कहां से शुरू करें? सीधी बात करें कि भूकंप आता है, जब भूकंप में तरंगें निकलती है, वो सारा सीन ना बनाएं। आप सीधा कहें कि पृथ्वी में होने वाले घनत्व परिवर्तन,
और चट्टानों की अवस्था, अवस्था क्या है, तरल या लिक्विड, ठीक है। तो घनत्व परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन के कारण भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, दो काम होंगे, कल भी मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन, यानी अपवर्तन यानी मुड़ जाना, तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या उसका अपवर्तन होगा, ठीक है। तो अब यही इस सेंटेंस के साथ लगभग शुरू करें कि भूकंपीय तरंगों में यानी पृथ्वी के भीतर दाब, घनत्व बढ़ गया और अवस्था चेंज है, इसकी वजह से भूकंपीय तरंगों में क्या मिलता है, यानी कि डिफ्लेक्शन आता है, उसमें कुछ मुड़ जाती है वो, या स्पीड उनकी चेंज हो जाती है। अब वहां पे ये बताने की कोशिश ना करें कि भूकंपीय तरंगें उत्पन्न कहां से होती हैं, भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती है ना, उसको बहुत ज्यादा बताने की कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि तुम्हें तो भूकंप भी आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी आती है, तो मैं अपना सारा ज्ञान यहाँ पे उंडेल दूं, ठीक है। तो ये ना करें कि पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे बाद में, पहले समझेंगे भूकंप, ऐसा करते हैं लोग, और जब तक वो भूकंप को समझा रहे होते इतने वो स्पेस जो गिवन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। दैट मीन्स उसने जहां से टॉपिक शुरू किया है आप वहीं से आंसर को शुरू करिए। तो इसमें यहीं से शुरू करिए, भूकंपीय तरंगे चट्टानों में घनत्व एवं अवस्था परिवर्तन के कारण, भूकंपीय तरंगे चट्टानों के घनत्व एवं अवस्था परिवर्तन के कारण क्या बदलती हैं, एक तो अपनी क्या बदलेंगी, दिशा, अपनी दिशा और गति, दिशा और गति बदल लेती हैं, दिशा और गति बदल लेती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, फेज चेंज। ये घटना क्या कहलाती है, फेज चेंज होना, यानी एक फेज था जिसमें एक घनत्व की चट्टानें थी और वहां पर वो एक स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे दूसरे घनत्व में परिवर्तन हुआ या अवस्था बदली तो उसने या तो अपनी स्पीड बदल ली या अपनी दिशा बदल ली, तो इस घटना को कहते हैं फेज चेंज, ठीक है। अब शुरू हो जाइए अपने मुद्दे पर, तो यहां से करें अपना पैराग्राफ चेंज, लिखिए आगे, महाद्वीपों के ऊपर की क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट सीधे लिखो, अवसादी चट्टानों की बनी है, अवसादी चट्टानों की बनी है, जिनका घनत्व कितना बताया था मैंने, 2.5 से 2.7 की बनी है। इनके आधार में बेसाल्ट की चट्टानें हैं, इनके आधार में क्या है, बेसाल्ट की चट्टानें हैं, जिनका घनत्व, जिनका घनत्व लगभग 3.3 तक है, लगभग 3.3 तक है। अपने यहां बताया इसको, अब इसमें भूकंप की तरंगों को ऐड करना है, तो कौन सी करेंगे, पीजी और एसजी तरंगे। कल भी मैंने बात करी थी कोनार्ड के ऊपर कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इनको तरंगों को ढूंढा है, और जब ये तरंगे क्या करेंगी, जब भूकंप आएगा तो जैसे ही महाद्वीपीय क्रस्ट से एंटर करेगी महासागरीय क्रस्ट में, इनकी स्पीड अचानक बढ़ जाएगी। तो इन तरंगों से हमें दो क्रस्टों के बारे में पता लगता है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, और इनके बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता, ठीक है। लिखिए, जब पीजी, भूकंप के दौरान जब पीजी और एसजी तरंगे, भूकंप के दौरान जब पीजी और एसजी तरंगे अवसादी और ग्रेनाइट की चट्टानों से पार होकर, अवसादी और ग्रेनाइट की चट्टानों से पार होकर
बेसाल्ट की चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है। इससे इन दोनों के बीच कोनार्ड असंबद्धता का पता चलता है। कोनार्ड असंबद्धता का पता चलता है, यानी कि अब क्या किया आपने, भूकंपीय तरंगों का आपस में कहा क्या रिपीट करना है। मैंने किया आपसे ग्रेनाइट और अवसादी चट्टानों से जब निकलेगी और बेसाल्ट में जाएगी तो इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या पता लगा हमें, कोनार्ड असंबद्धता का पता चलता है। ठीक है भाई, अब मैं यहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लिखा रहा हूं, उसको आंसर में मत ऐड करना, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए लिख लो आप। लिखिए, महासागरों की 5 से 7 किलोमीटर मोटी परत, महासागरों की 5 से 7 किलोमीटर मोटी परत यानी ऊपरी परत है ना, ऊपरी और लगा लो, ऊपरी परत अवसादी चट्टानों की बनी होती है। अवसादी चट्टानों की बनी होती है। मैं आपको बताऊंगा ये अवसाद कहां से आया चट्टानों के ऊपर समुद्रों में, परंतु उसके नीचे संपूर्ण क्रस्ट बेसाल्ट की बनी है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, लगभग 30 से 70 किलोमीटर की गहराई पर कहां आ गए अब हम, एस्टोनोस्फेयर मेंटल में आ गए अब हम, पी स्टार और एस स्टार। अब यहां पे उनकी गतिवति के बारे में चर्चा मत करना, गति मैंने कल आपको लिखा दी इसकी। लिखिए, 30 से 70 किलोमीटर की गहराई पर पी स्टार और एस स्टार तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है। पी स्टार और एस स्टार की गति अचानक बढ़ जाती है, जिससे हमें किसका पता चलता है, मोह असंबद्धता। किसका पता चलेगा, मोह असंबद्धता। और देखिए, अब ये किस किस के बीच में है, क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है, मोह असंबद्धता है। क्लियर। अब अभी तक हम पी और एस के ऊपर आए नहीं है, लेकिन अब हम पी और एस के, ये इनका तो सीन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब होगा क्या, जैसे अपनी ये अर्थ है मान लीजिए, और अभी हम इस गहराई तक आ गए हैं, तो इसके बाद में पी और एस दोनों की ही गति लगातार बढ़ती है। क्लियर। अब दोनों की गति बढ़ी, अब मैं आपको सामने एक डायग्राम थोड़ा शेयर कर रहा हूं, उसको थोड़ा देखिएगा आप। देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, अब पहले आप देखिए पी की क्या कंडीशन होती है, पी वेव जब आती है तो क्या होगा। पी वेव नहीं है इसमें,
देखिए ये सारी हैं पी वेव्स। अब पी वेव कहां से चली, यहां से इनका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन होने के बाद इनकी स्पीड लगातार बढ़ती गई क्योंकि अब मेंटल की कठोर चट्टानों में है। लेकिन मैंने आपसे कल क्या कहा था, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी जगह से बाहर निकलेंगी, सभी जगह। मैंने कहा था कल की जो भी भूकंपीय तरंगे हैं सभी पृथ्वी से बाहर निकलना चाहती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जहां मेंटल और कोर की सीमा है, इसके पास आके क्या हुआ कि कोर अधिक घनत्व वाला है एज कंपेयर टू मेंटल। तो जैसे ही उसकी, ये देखो, जैसे ही इसने कोर में अंदर एंटर किया, अब ये जाती सीधी, लेकिन वो अंदर की तरफ टर्न हो गई। क्यों टर्न हो गई, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। बस समझे आप। तो उसकी स्पीड क्या हुई, वो निकल तो सीधी रही थी, लेकिन जैसे ही उसका घनत्व चेंज हुआ चट्टानों का, वो अंदर की तरफ टर्न हो गई, और जब इससे बाहर निकलेगी तो वापस वो बाहर की तरफ मुड़कर बाहर निकल जाएगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इतने एरिया में, यानी 103 डिग्री 104 से लेकर और लगभग 140 या 145 डिग्री तक, इस एरिया में पी तरंग नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अंदर लिक्विड है और अंदर ठोस भी है उसके बाद में, तो यहाँ पे घनत्व चेंज हुआ। तो ये चट्टाने क्या, ये जो अपनी तरंगे आ रही है, ये हो गई रिफ्लेक्शन। तो ये अपने अपने मार्ग से क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होने की वजह से अंदर की तरफ टर्न कर गई। और टर्न करके जहां पर ये मिली, इन्हें जहां पर ये तरंगे बाहर आ रही है, इन सभी को कहते हैं भूकंप केंद्र। ठीक है, जहां जहां पर ये तरंगे हमें फील होंगी, ये सब क्या है, भूकंप केंद्र। तो यहाँ पर हमें सतह पर भूकंप की ये तरंगे फील होंगी, लेकिन इस एरिया में हमें कोई भी तरंग नहीं मिलेगी। और वो क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ गई है। तो जिस एरिया में कोई पी तरंग अवेलेबल नहीं है, उसे कहते हैं पी वेव का शैडो जोन, यानी उसका छाया प्रदेश। क्लियर। अब आप एस को देखिए, एस के साथ क्या होगा, 1 सेकेंड रुकिए। एस को देखिए, अब क्या हुआ। अब एस की विशेषता क्या थी कि ये तरंग लिक्विड में अंदर एंटर नहीं कर पाती। अब जहां जहां पर इसको सॉलिड चट्टाने मिलेगी वहां तो ये चलेगी, है ना, वहां तो पी के साथ साथ चलेगी, पी और एस दोनों के साथ चलेगी। लेकिन अब यहां पर ये अंदर पहुंचेगी और यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, डिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी उसमें अंदर एंटर नहीं करेगी। तो जैसे आपने यहाँ पे एक टॉर्च जलाई हुई है और सामने एक पिलर आ गया, तो इसकी लाइट दो पार्ट में बाइफरकेट होकर दीवार पर पड़ेगी, लेकिन जितने एरिया में पिलर है, ये अपने एरिया में लाइट की किरणों को अंदर एंटर नहीं करने देगा। तो कोर क्या करेगा, पिलर का एक रोल प्ले करेगा। और अब यहां से लेकर और यहां तक कोई भी एस वेव नहीं मिलेगी। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि पी वेव का शैडो जोन अलग होता है, एस वेव का शैडो जोन हमेशा अलग होता है। एस वेव का शैडो जोन कहां से कहां तक होगा, अब ये 103 डिग्री क्या है, जहां से भूकंप आए वहां से हम लेते कितने डिग्री तक ये मिलेगा। ठीक है, तो 103 डिग्री से लेकर और 103 डिग्री तक, तो इसको 104 मान के चलें आप, 103 नहीं 104 मान के चलें। 104 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक ये पूरा क्या है, एस का शैडो जोन। लेकिन वहां पे क्या देखा था आपने लास्ट उसमें, कि इसमें क्या हुआ था, पी कहां पर नहीं मिली आपको, लगभग 104 डिग्री से और 140 से 145 डिग्री के बीच में नहीं मिलती है। तो शैडो जोन कौन सा हुआ फिर, शैडो जोन वो हुआ जहां पे दोनों तरंगों नहीं है। भूकंप का शैडो जोन वो होता है जहां पे दोनों ही तरंगे नहीं है, एस भी नहीं है और पी भी नहीं है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए कि तीनों पर टिप्पणी लिखिए, मान लीजिए एस का शैडो जोन, पी का शैडो जोन और भूकंप का छाया प्रदेश, तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको। बस समझ में आया आपको। तो ये अगर आपसे तीनों बात करी, क्योंकि कॉमनली क्या होता है बुक्स में लिखा जाता है भूकंप का छाया प्रदेश, लेकिन एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। लेकिन डायग्राम को देखकर आपने कुछ नहीं सोचा और आपने वो पेज पलट दिया।
और वहीं पर आपकी मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, अगर आप ये स्लाइड देख ही रहे हो तो अब ये लास्ट में आ जाइए। अब देखो ये जो आपको ऊपर दो रंग से शो कर रखे हैं, एक ब्लैक से और एक येलो से। तो एक है पी और एक है, यानी येलो से क्या शो कर रखी है, पी वेव, और ब्लैक से शो कर रखी है एस वेव। तो 103 या 104 डिग्री तक पी और एस दोनों मिलेंगी, और यहां भी 103 या 104 तक दोनों ही मिलेंगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 140 डिग्री तक, है ना, 140 इधर और 140 इधर। ये कहां से एंगल लिया अपन ने, अगर हम ये जो अपन ने ये बनाया ना सेंटर, यहां से अगर अपन रेडियस लें और डी रखें इसके ऊपर, यहां सेंटर पे डी रखें, तो ये कितना आएगा, 140 डिग्री। ठीक है ना। तो इस एरिया में पी तो मिलेगी, तो शैडो जोन कौन सा, इनके बीच में जहां पर कोई भी तरंग अवेलेबल नहीं है। क्लियर। चलिए, बात आई समझ में आपको कुछ। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अंदर क्या है, कोर। अब यहां से दोनों तरंगे चली, अब दोनों तरंगे जब चलेंगी तो P और S दोनों निकलेंगी, है ना। लेकिन S तरंग अब इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, इसके अंदर एंटर कौन करेगी, केवल P तरंगे, और वो अंदर की तरफ टर्न होकर ऐसे निकल जाएंगे, है ना। और ये निकलेंगे लगभग 140 डिग्री के आसपास, और ये कौन सा, लगभग 104 डिग्री। अभी कुछ लोगों ने अभी कमेंट डाला था पहले कि सर 104 डिग्री और 103 डिग्री क्या है, तो ये भूकंप का क्या कहलाता है, छाया प्रदेश, जहां पे दोनों तरंगे अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एस का शैडो जोन कितने से कितने के बीच होगा, ठीक है ना, या आपसे पूछ सकता है पी का शैडो जोन कितने से कितने के बीच होगा। और नॉर्मल एक क्वेश्चन तो आपके पास में कॉमन है, क्योंकि छोटी मोटी किसी बुक में मिल जाता है, कि भूकंप का छाया क्षेत्र कितने डिग्री में बनता है। क्या लिखा आपने, सर एक साथ बहुत सारी जगहों पर भी आता है क्या। हाँ, क्यों नहीं आएगा, क्यों, भूकंप सभी जगह आएगा। ऐसी बात नहीं है कि छाया क्षेत्र है वहां पर कभी भी भूकंप नहीं आएगा। छाया क्षेत्र किस पर डिपेंड कर रहा है, छाया क्षेत्र डिपेंड कर रहा है भूकंप किस जगह पर बना उसके एंगल से, फोकस के एंगल से। फोकस कहां पर है, हो सकता है कि यहां भूकंप क्षेत्र, तो यहीं से यहीं फोकस बन जाएगा, तो क्या होगा, अगर फोकस इसी एरिया में बन जाए मान लीजिए, तो भूकंप यहाँ पे आएगा ही आएगा। कोई रोक पाएगा भूकंप को, कोई नहीं रोक पाएगा। डिपेंड करेगा फोकस कहां बन रहा है, उससे एंगल लेंगे और एंगल देखेंगे एंगल किस एरिया में बना। तो एंगल कितना है, 104 से लेकर 140 या 45 के आसपास तक मिलता है। ठीक है, चलिए, तो अपन कहां पहुंच गए थे, मोह असंबद्धता के आसपास। क्या लिखा अपने लास्ट लाइन बताइए। मोह हो गया ना, हाँ, मोह असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए यहीं पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि दुर्बलता मंडल भी तरल अवस्था में, लेकिन एस तरंगे यहां से क्यों पार हो जाती हैं। ठीक है, अब ये आपको जिक्र करना ही पड़ेगा इस आंसर में। तो अब देखिए एस तरंगों की एक और विशेषता होती है, उस विशेषता को पहले पहचान लीजिए। एस तरंगे क्या होती हैं, ये दोहरा व्यवहार करती हैं। दोहरा मतलब ये प्रेशर डालती है, मैंने कहा था वो कैसे करेगी, अप एंड डाउन चलेगी ऐसे। फोकस से निकलने वाली तरंग जब एपिसेंटर पर जाती है तो एंगल एपिसेंटर से लेंगे। अरे एंगल तो सन के अर्थ के सेंटर से लिया है वास्तव में, ठीक है ना, और फोकस से लिए रेडियस। एंगल तो लेते हैं अर्थ के सेंटर से लेते हैं, ठीक है ना, हाँ वहीं से लेते हैं एंगल, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था एस तरंगे दोहरा व्यवहार करती हैं। दोहरा मतलब जब ये अप एंड डाउन होती हैं तो उसमें प्रेशर डालती हैं। अब हर चट्टान में एक शेयर फोर्स होता है। शेयर फोर्स का मतलब दो अणुओं को बांधने वाला बल। अब जिसमें ये कमजोर होगा वो लचीला होगा, और जिसमें ये ज्यादा होगा वो ठोस हो जाएगी। तो किस चट्टान में से तरंग पार करेगी वो डिपेंड करती है उसकी इलास्टिसिटी पर, ठीक है।
तो अब क्या बताइए कि अर्थ के अंदर का जो यहाँ का टेम्परेचर अभी आपने बताया था, वो टेम्परेचर कितना था अप्रोक्स? लगभग 5500 डिग्री के आसपास सेंटीग्रेड यहाँ पर होगा। अंदर का तो 6600 डिग्री है, लेकिन ऊपर यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मतलब ऊपर का शेयर फोर्स ज्यादा होगा और नीचे का शेयर फोर्स कम होगा। तो ऊपर चट्टाने कैसी हैं? थोड़ी गाढ़ी हैं, पिघली हुई तो हैं, लेकिन इनमें शेयर फोर्स थोड़ा ज्यादा है। तो ये ऐसा है, यानी प्लाज्मा अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन इस दबाव के लिए जो ये चट्टान उत्पन्न करेंगी पारदर्शी होगा। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। एस तरंगे दुर्बलता मंडल को पार कर लेती हैं जबकि वह पिघली हुई अवस्था में है। एस तरंगे दुर्बलता मंडल को पार कर लेती हैं जबकि ये पिघली हुई अवस्था में है। मैं इसके दबाव के लिए दो वर्ड यूज कर रहा हूं, अल्पकालिक दबाव और दीर्घकालिक दबाव। ठीक है, तो यहां पर लिखिए, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। यह प्लाज्मा अवस्था में होता है, यह प्लाज्मा अवस्था में होता है, जो कि एस तरंगों के द्वारा, जो कि एस तरंगों के द्वारा उत्पन्न किए गए अल्पकालिक दबाव, अल्पकालिक दबाव के लिए सुचालक होता है, अल्पकालिक दबाव के लिए सुचालक होता है, जबकि दीर्घकालिक दबाव के लिए कुचालक होता है। अब अल्पकालिक और दीर्घकालिक को समझ लीजिए। अल्पकाल मतलब जिसमें से जल्दी से क्रॉस होगी, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, और दीर्घकालिक दबाव कब होगा? जिसकी आवृत्ति कम है। आवृत्ति कम है मतलब तरंग दैर्ध्य लंबी हो गई, तो इसने कम दबाव डाला। ठीक है, और अल्पकालिक दबाव कौन डालेगा? ये, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है। तो बहुत ज्यादा फिजिक्स में अंदर मत जाइए, केवल आप चीज को याद रखिए कि ये लावा इस प्रकृति का है कि अल्पकालिक दबाव के लिए तो सुचालक है, लेकिन दीर्घकालिक दबाव के लिए कुचालक है। ठीक है, अगर इसको ऑप्शनल में पढ़ रहे होते तो अपन वहां पे बात कर रहे होते कि इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अल्पकालिक दबाव उत्पन्न करेगा, तो ये वहां पे अंदर डेप्थ में चला जाएगा और ज्यादा। अच्छा, एक चीज और सुन लिया आप कि अगर जब जीएस का आंसर लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव डेप्थ में जाने से भी बचना है हमें, है ना। सब्जेक्ट डेप्थ का मतलब, जैसे अगर यहाँ इसको फैलाया जाए तो उसको और लगभग 50 वर्ड तक फैलाया जा सकता है, यानी कि जीएस में एग्जामिनर को ये ना पता लगे कि आपका ऑप्शनल क्या है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। कभी ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए आपका सौभाग्य से आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी और फर्स्ट आप पेपर दे रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन तो सारे आएंगे, कला संस्कृति और ये वगैरह वगैरह जो भी सारा फर्स्ट में आता है। लेकिन आपने क्या किया कि जो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन आए, बोला अब तो मेरे जैसी कोई लिखने वाली बात आ गई, मतलब अब तो मेरे एरिया में क्वेश्चन आ गया। तो वहां आपने दिल खोल के लिखा, उसके आगे पीछे और अगले क्वेश्चन का आधा स्पेस था वो भी खा गए। लेकिन जब कला संस्कृति की बात आई तो वहां आपके तोते उड़ गए। तो कॉपी चेक करने वाला पहचान जाएगा कि इसका ज्योग्राफी कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी का स्टूडेंट है ना। आप जीएस के पेपर के साथ में जस्टिस नहीं कर पाए, आपने उसमें बैलेंस नहीं रख पाए आप। इसका मतलब बहुत ज्यादा हरकतें करने से भी बचना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हरकतें ना करें उसमें अंदर, और सामान्य रूप से उसको अन्य सब्जेक्टों के साथ जोड़ते हुए लिखें,
और जो भी आंसर लिखे वो एक आशावादी नजरिए से लिखें। आशावादी मतलब किसी भी चीज की खोज पूरी नहीं हुई है, ये ध्यान रखिए, है ना। कोई जो रूल बना है वो फाइनल नहीं है। आशावादी नजरिया होगा, इसका मतलब आप एक पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिविटी के साथ आंसर को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। बाकी आप आड़ा तिरछा कुछ भी लिखेंगे, मार्क्स आपको मिलेंगे। वो आपकी राइटिंग स्किल, आपके लिखने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। वो कंसेप्ट मांग रहा है और बहुत छोटी छोटी चीजों पर बात करता है, लेकिन उन छोटी चीजों तक जाने के लिए आपको बहुत बड़ी चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी, है ना। शॉर्टकट्स में बिलीव मत करिए। शॉर्टकट्स में अगर बिलीव करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में पेपर आ जाता है तो पेपर बड़ा आसान लगता है, जब बाहर निकल के देखते हैं ना तो वो पेपर बड़ा इजी लगता है कि अरे यार इतना तो मैंने कर ही लिया था, और ये 4-5 और अगर चीजें देख लेता मैं तो मेरा पेपर क्लियर था। वो हालत होते पेपर को बाहर देखते हैं जब, लेकिन जब पेपर अंदर बैठ के दिया जाता है तो आप अंदर आपको पता नहीं कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो पढ़ना तो सारा सिलेबस पड़ेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज आप छोड़ सकते हैं। फिर बाकी आपकी किस्मत, है ना। आप जो आप कर सकते हो वो तो आप करिए, जो मेहनत आप कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, जो आपके हाथ में है। और पेपर अगर हार्ड आता है या सिंपल पेपर आया है, तो हार्ड आया तो सभी के लिए हार्ड होगा, और सिंपल आएगा तो सभी के लिए सिंपल आएगा, है ना। तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। आप उस कंडीशन को जिसको आप चेंज नहीं कर सकते तो वहां बातें क्या करनी, ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखा आपने, अल्पकालिक दबाव के लिए स्वचालक होगा और दीर्घकालिक दबाव के लिए ये कुचालक होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। यहां से निकलकर पी और एस तरंगों की गति लगातार बढ़ती जाती है। यहां से निकलकर पी और एस तरंगों की गति लगातार बढ़ती जाती है। लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर, लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर इसका क्या नाम है, रेपिटी गहराई पर। अब यहां पे आपको ये नहीं करना कि जब अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाएगी, आपने गहराई लिख दिया, वो समझ गया उस चीज से, ठीक है। रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है, रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है जो कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। क्लियर। अब स्टार पॉइंट डाला यहां पे, देखो इसी निचले मेंटल में पी की गति सर्वाधिक पाई जाती है। पी और एस भी लिखो, पी और एस दोनों, पी और एस की गति सर्वाधिक पाई जाती है। पी की गति होती है अप्रोक्स, यहां पर बात करेंगे तो लगभग 13.3 किलोमीटर के आसपास रिकॉर्ड करते हैं, और एस की गति लगभग रिकॉर्ड करते हैं 7.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां पर पी और उसकी गति सर्वाधिक मिलेगी निचले मेंटल में। क्लियर। अब यहां पे आपको बनाना है डायग्राम, जो छाया प्रदेश का डायग्राम आपके उसमें दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, वहां से एक डायग्राम उठा के चिपका देना, पी वेव का और एस वेव का, ठीक है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, मेंटल से अब वो क्रॉस करेगी, और मेंटल से जब क्रॉस करेगी तो अब किस में आएगी, वो कोर में एंटर करने वाली है। अब कोर में यहाँ पे एक बड़ा काम होने वाला है कि एस तो करेगी नहीं लेकिन पी कर जाएगी, और अब आपको वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा डायग्राम, ठीक है। लिखिए आगे।
जैसे ही निचले मेंटल से गुजरकर तरंगे बाहरी कोर में पहुंचती हैं तो यहां से एस तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। यहां से एस तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। इनका अधिकतम परावर्तन 103 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है। अधिकतम परावर्तन 103 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है। क्योंकि ये तरंगे तरल में प्रवेश नहीं कर पाती। इस सेंटेंस को मत लिखो भी, इस सेंटेंस को काट दीजिए। इससे हमें बाह्य कोर का तरल अवस्था में होने का पता चलता है। ये लिखिए, इससे हमें बाह्य कोर के तरल अवस्था में होने का पता चलता है। ठीक है भाई, पता चलता है। पैराग्राफ चेंज करिए। अब यहां इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज बतानी है कि इस लेयर में आने के बाद पी इसकी गति भी कम हो गई। और जब पी की गति कम हो गई, हाँ स्टार पॉइंट डाल सकते हैं, क्यों मेंस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस लेयर में जब अंदर गई तो पी की गति भी कम हो गई। और पी की गति कम क्यों हुई है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था उसकी विशेषताओं में कि वो ठोस में जितना घनत्व बढ़ता जाएगा उतना वो ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बाह्य कोर में पी तरंगों की गति भी कम हो जाती है। पी तरंगों की गति भी कम हो जाती है। पी तरंगों की गति भी कम हो जाती है। ठीक है। अब जैसे स्पीड कम हुई आपकी, तो स्पीड कम होगी तो आप क्या करोगे? मियांडरिंग कर सकते हो। क्या आपने जैसे सपोज करिए बाइक आप 120 की स्पीड से चला रहे हैं, तो आप कभी उसको स्टंट दिखा सकते हो घुमा घुमा के, मतलब मियांडरिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और कई बार हम मस्ती में बाइक चला रहे होते हैं, तो स्पीड कम होगी 30-40, तो आराम से आप उसको घुमाते घुमाते, और उसको कहते हैं मियांडरिंग करना। अरे डेंसिटी ज्यादा, तो डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है? ठोस तो होना चाहिए, ठीक है ना। डेंसिटी से कुछ नहीं होता। चलिए, ठोस और घनत्व अधिक होना चाहिए। मैंने दो चीजें लिखाई थी वहां पे, ध्यान रखिए उसको इंपोर्टेंटली। तो मेंडरिंग करने के लिए स्पीड कम होनी चाहिए। तो यहां से वो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये भूकंप की तरंग क्या होती है? अपवर्तन करती है और परावर्तन करती है। तो परावर्तन क्या होता है? जब वो घुस ही ना पाए उसके अंदर। और यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन। तो जैसे ही उसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो जैसे आउटर कोर से आई और जिस स्पीड से आ रही है, सॉरी मेंटल से आई, जिस स्पीड से आ रही उससे नहीं गई, अब ये अंदर कोर की तरफ मुड़ जाएंगे। इसे कहा जाता है अपवर्तन होना। जैसे आधे गिलास पानी के अंदर आप पेन को डालिए और पेन थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। ठीक है, लिखिए, मंद हो जाती हैं। और जैसे ही वे बाहरी कोर में, जैसे ही
बाहरी तरल कोर में आती हैं, अपवर्तन के कारण केंद्र की ओर मुड़ जाती हैं। अपवर्तन के कारण केंद्र की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण केंद्र की ओर मुड़ जाती हैं। यहां से निकलकर जब वे आंतरिक क्रोड में प्रवेश करती हैं, जब वे आंतरिक क्रोड में प्रवेश करती हैं तो पुनः उनकी स्पीड बढ़ती है। पुनः उनकी स्पीड बढ़ती है और जब ये तरंगे पृथ्वी के बाहरी सतह पर निकलती हैं, जब ये तरंगे बाहरी सतह पर निकलती हैं तो कितने डिग्री कोण बनाएगी? 140 से 145। ये तरंगे बाहर निकलती है तो 140 से 145 डिग्री का कोण बनाएंगे। और अब लास्ट में लिखिए छाया क्षेत्र के बारे में, तो एक स्टार पॉइंट और डाल लीजिए। लिखो वह भाग ब्रैकेट में डालिए 103 से और 145 के बीच में। वैसे तो नॉर्मली 140 ही है, लेकिन 145 तक लिख लीजिए। 103 से 104 से लेकर 140-45 तक वह भाग जहां पर एस और पी तरंगे अनुपस्थित हैं, जहां पर एस और पी तरंगे अनुपस्थित हैं, भूकंप का छाया प्रदेश कहलाता है। भूकंप का छाया प्रदेश कहलाता है। भूकंप का छाया प्रदेश कहलाता है। ठीक है भाई। तो अपना ये टॉपिक खत्म हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कैसा लगा पढ़ के? हमने काफी गहराई वाली बातें करी, इसमें काफी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ लोगों को लगा होगा थोड़ा सर के ऊपर से गुजर गया, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत तो करनी है। ठीक है, चलिए आपका थैंक यू। आप लोगों ने कहा कि मजा आ गया। पी और एस की फिगर शो करूं? आपके पास एनसीईआरटी है मयंक? एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम दिए, जो मैंने पीपीटी बनाई है एनसीईआरटी का ही मैंने स्कैन कॉपी लगाया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर देख लीजिए, या आपको सविंदर सिंह में मिल जाए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है चलिए थैंक यू। अच्छा देखो, अब आपको अब इसमें क्वेश्चन 2-3 बनेंगे, है ना? अब इससे अच्छा तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता भाई इसको, टॉपिक को, है ना? बेस्ट है यही है। क्या लिखा आपने? क्या भूकंप सेंटर से उत्पन्न हो सकता है? सेंटर कौन सा? एपी सेंटर कहो, एपी सेंटर से नहीं होगा। ठीक है ना, एपी सेंटर से नहीं होगा, वो फोकस से उत्पन्न होगा। आंतरिक कोर के लिए था, बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं नेहा जी, ऐसी बात नहीं है, ये सब आंतरिक कोर के लिए नहीं है। आंतरिक कोर तो बस हमने 2-4 लाइनें लिखी। मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था एक, और क्वेश्चन मैंने क्या लिखाया था आपको? भूकंप की तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना को बताइए। ठीक है ना,
चलिए, खैर, तो बात यह है, अब आप मेहनत करिए। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी दिए, एक तो डायनामो प्रभाव, ठीक है, हो सकता है शायद इसको भी मैं अभी कवर कर लूं बाद में थोड़ा और, लेकिन चुंबकीयता को आप खुद करेंगे अगर आपको समझ में आया है तो। एक आप कोशिश करें कि हॉट प्लूम जो अपना लास्ट ईयर क्वेश्चन आया उसको भी आप लिख सके, है ना, उसको लिखने की कोशिश करिए अब, क्योंकि उसकी बेसिक जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। और अभी मैंने काफी डिटेल में आपको ये क्वेश्चन लिखा है, इतना बड़ा तो आंसर लिखेंगे नहीं उसमें, तो आपको इसको शॉर्ट भी करना है। तो 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए हो गए आज। सर अर्थ के कोर से पैदा हो नहीं होगा, नहीं होगा, इतना कहाँ होता है वहां, इतना प्रेशर है, चट्टाने कैसे टूटेंगी, ठीक है ना। तो 3-4 क्वेश्चन इनको करिए। अब देखो, हम आंतरिक बलों को जब पढ़ रहे थे तो अपन को अब क्या पता लगा कि भूकंप तो आ गया मान लीजिए, और भूकंप से आने वाले तरंगे भी अपने पास आ गई, उनसे अपन को पता भी लग गया एल वेव, तो अभी भूकंप तो आगे पढ़ेंगे यार हम भूकंप के बारे में, जहां यहाँ जितना कंसर्न था। इनकी डायरेक्शन, एल वेव की डायरेक्शन कैसी होगी, पी और एस दोनों की तरह चलेगी, है ना, डायरेक्शन तो सतह सतह पर चलेंगी, अंदर तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भूकंपीय तरंगों के लिए अर्थ में जो आंतरिक बल पैदा हो रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार कारक है कौन कौन से। क्योंकि देखो, आपने हॉट प्लूम पढ़ा, आपने, मैंने जैसे बताया कि लेयर ऊपर जाती है और यहाँ से प्लेट प्लेट टूट जाएंगी, है ना, उसको जोड़ा मैंने वहां से, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये क्यों ऊपर उठ रहा है। तो कोई भी चीज चले, जैसे मैंने आपको हवाओं में बताया था कि कोई भी हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, बताया था मैंने आपको। तो गर्म चीज भी, यानी दो अगर मार्कर मेरे पास है, ये अगर एक गर्म है और एक ठंडा है, और दोनों को अगर टच करके मैं रख दूं, तो अगर एक गर्म है एक ठंडा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, क्योंकि दोनों के बीच में क्या बना, ताप प्रवणता, ठीक है। अब उसको अपनी अर्थ के ऊपर अप्लाई करिए, अर्थ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी अपन ने बात करी थी अर्थ कई लेयर्स में डिवाइडेड है और हर एक में टेम्परेचर के डिफरेंस है। सतह का टेम्परेचर कितना बताया था मैंने, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोर का टेम्परेचर कितना बताया, 6600 डिग्री सेंटीग्रेड। बस समझ में आया आपको। और अब क्या है कि जब अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, और टेम्परेचर कम कहाँ है, यहाँ, ज्यादा कहाँ है, यहाँ। तो आप इसको हाई प्रेशर मान सकते हैं, इसको लो प्रेशर मान सकते हैं। तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर तो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि भाई टेम्परेचर कहाँ चलेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। और इसी क्रम में क्या उत्पन्न होंगी, संवहनीय धाराएं। जैसे अगर मान लीजिए आप हॉट प्लूम को लिख रहे हैं, तो आप क्या क्या लिखेंगे उसमें, हॉट प्लूम में क्या लिख देंगे, आप 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे अभी भी, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, जैसे एक ऐसे मैं आपको दूं, भाई, चाइना भारत का मित्र, भारत का प्रतिद्वंदी और भारत का शत्रु, ठीक है, एक ऐसे मैं आपको लिखने के लिए दूं कि चाइना भारत का मित्र, भारत का प्रतिद्वंदी और भारत का शत्रु, और ये यूपीएससी का टॉपिक है, यूपीएससी में पूछा गया है 2017 में, ठीक है, 16 में या 17 में शायद। तो तब ये यूपीएससी ने ऐसे में पूछा है। अब बताइए आप इसमें क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख पाओगे इसमें, आप कहानी शुरू करोगे, वही हेनसांग पहला चीनी यात्री था, है ना, तब से हमारे संबंध हैं, और ये है वो है, और वो हमारी मित्रता है, प्रतिद्वंदी और शत्रुता, बस यहाँ तक लाके आप 2-3 पेज कहीं से उठा के लिख दोगे। लेकिन उसके बाद क्या लिखोगे, कुछ लिखने के लिए होना चाहिए ना। और ऐसे लिखवाई इसलिए जा रहा है कि आपके विचारों से यूपीएससी अवगत हो सके कि आपके मन में क्या विचार हैं,
अब विचार कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने कभी रुक के सोचा तो है ही नहीं, आप तो किताबों को बस लाते रहे, पढ़ते रहे, लाते रहे, पढ़ते रहे, कभी आपने ब्रेक लगाया ही नहीं। इसलिए 10 किताबें पढ़ने से ज्यादा बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ो, ठीक है? क्योंकि हर किताब में कंसेप्ट एक जैसा है, हर किताब में, और इसमें डाटा बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है, कंसेप्ट मायने रखता है। अब ये थोड़ी कहेंगे इतने वर्ष में, मतलब इतने ईस्वी में अपने हिंसांग आया। अब सीधी बात करेंगे, हिंसांग भारत में पहला यात्री था जो पढ़ने के लिए आया, लेकिन क्या हमारे संबंध वहीं से हैं? नहीं है। मान लीजिए आप लंदन में कहीं पर जाकर, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो क्या भारत के और उस राष्ट्र के मित्रता संबंध हो गए? नहीं हुए। वो पढ़ने आया था, पढ़ के चला गया। आपको पूरे संबंध बताने पड़ेंगे, है ना? तो हिस्ट्री को उसके साथ नहीं जोड़ना है, वहां पे आपको लेके डोकलाम और लेके पूरा करंट सिनेरियो सारा बताना पड़ेगा कि डोकलाम में क्यों आ गया, क्योंकि उसका कॉरिडोर इफेक्ट हो रहा है, उसको अपना व्यापार करना है, मौसम आपको जानकारी है, जलवायु की जानकारी है। तो ज्योग्राफी की जानकारी आपको काफी हेल्प करेगी ऐसे टॉपिक्स के साथ डील करने के लिए, बट एक बार रुक के सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी सोचिए कि ताप प्रवणता अगर नीचे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा ताप है और ऊपर कम ताप है, तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा। क्या लिखा है आपने? इस जोन में चाइना और इंडिया दो कॉम्पिटिटर, पॉपुलेशन इफेक्ट, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, बुद्धिज्म, ट्रेड। हाँ, ये तो सारा कुछ कॉमन चीजें तो आप भी लिखोगे, पड़ोसी भी लिखेगा, क्योंकि जो अखबार आप पढ़ते हो तो वही पढ़ रहा है, जो न्यूज़ें आजकल अखबार में आ रही, क्योंकि जो आजकल न्यूज चैनल दिखा रहे हैं वैसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना? भाई जब अभिनंदन अटैक करने गया तो वो गलती से पकड़ा गया, तो हमारी मीडिया ने इतना प्रेशर बनाया है ना चारों तरफ, ठीक है, कि उनको छोड़ना पड़ा। इतना प्रेशर बना लिया अपने वर्ल्ड वाइड मीडिया ने, उसने बस एक गलती कर दी कि उसको दिखा दिया टीवी पे। अगर वो टीवी पे नहीं दिखता तो उसका भी वही हाल होता जो अपना और पकड़े हुए उन्होंने, उन्होंने शेखे शेखे में दिखा दिया, हमने उसको बना लिया, हमने उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया, और हमारी मीडिया इस काम में बड़ी शानदार काम करती है, ठीक है ना? तो मीडिया भी ये काम करती है कि प्रेशर किस तरह से बनाया जाए। खैर, बात करते हैं यहाँ पे। तो लिखिए आंतरिक बलों के उत्पत्ति के कारक। अब ये आंतरिक बल कैसे काम करेंगे? आंतरिक बलों की उत्पत्ति के कारक देखिए, जो आप कह रहे हैं सर एक बार आप बता दो, और ये जितने आप बातें कर रहे हैं, बात यह है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में कदम नहीं रखता क्योंकि मुझे उसका आता भी नहीं, और आपको मेरा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आते और मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना? मैं केवल वही पढ़ा रहा हूं जो मुझे पढ़ाना आता है। तो मेरा शुक्रिया अदा करो आप कि मुझे दूसरे कोई सब्जेक्ट नहीं आते और बावजूद इसके मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, ताप प्रवणता, पहला कारण कौन सा है? ताप प्रवणता। इसमें केवल क्या इंट्रोडक्शन देना है आपको कि कोर में टेम्परेचर ज्यादा है, सतह पे टेम्परेचर 15 डिग्री है तो ताप प्रवणता बनती है, और नीचे से तापमान ऊपर की ओर आता है, सामान्य धाराएं बनेंगी, है ना? लिखिए, पृथ्वी के भीतर कोर का तापमान, पृथ्वी के भीतर कोर का तापमान लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 6600 डिग्री सेंटीग्रेड है। छियासठ सौ डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सतह का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे ताप प्रवणता उत्पन्न होती है, या पृथ्वी की विभिन्न परतों के बीच ताप प्रवणता उत्पन्न होती है।
जो कि आंतरिक बलों के लिए या आंतरिक बलों को उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आंतरिक बलों को उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अब अगर हॉट प्लूम की आपसे कभी बात करी जाए तो उसमें ताप प्रवणता को खींच लाना है ना। लेकिन अब एक मुद्दा उठ जाएगा आपके सामने। मुद्दा क्या उठा आपके सामने? फेस चेंज तो तरंगे जब चलती थी वो है, ये नहीं है। तरंगों की जब स्पीड स्पीड चेंज हो जाएगी तो वो है फेस चेंज, ठीक है ना। हाँ, तो आपने ताप प्रवणता तो बता दिया, लेकिन अब क्या कहां फंस गए आप फंस गए कि ताप उत्पन्न हुआ क्यों। भाई ताप अंदर इतना ज्यादा क्यों है, अगर वो आप डिस्कस करने जाएंगे तभी तो ताप प्रवणता आएगी। अब इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे उसकी पूंछ पीछे और निकलती जाएगी। तो कहां तक टॉपिक का पीछा करें अपन। भाई आंतरिक बल का कारण बता दिया हमने कि ताप प्रवणता होगी, ताप प्रवणता से लावा गर्म है और गर्म लावा ऊपर उठता है, ऊपर उठने वाला गर्म लावा हॉट प्लूम कहलाता है। वहां तक अपन पहुंच गए, लेकिन वो थोड़ा और डेप्थ में उतर गया मान लीजिए, और वो कह रहा है कि ये टेम्परेचर क्यों हमें मिलता है। तो उसके लिए चलते हैं दूसरी जगह, लेकिन पहले इसको खत्म करिए। क्या लिखा आपने? ताप प्रवणता बल, अच्छा, जो हमें सतह पर दिखाई देता है या जिसका परिणाम हमें सतह पर दिखाई देता है। जिसका परिणाम हमें सतह पर दिखाई देता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अब ये टेम्परेचर कहां से आया? टेम्परेचर कहां से आया? रेडियो एक्टिव मैटर्स। रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां लिख लीजिए रेडियो धर्मी विस्फोट या उसकी सक्रियता, कुछ भी लिख लीजिए, रेडियो सक्रियता। अब यहां पे आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको दो जगह पर रेडियो सक्रिय पदार्थ बताए हैं। एक बताया है दुर्बलतम मंडल में, और एक मैंने कहा बताया है जहां पे मेंटल है और कोर दोनों का संक्रमण होता है ना, आउटर कोर वाला एरिया, ठीक है। दो जगह पर मैंने आपको एनर्जी का सोर्स बताया कि यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव मैटर है, इसलिए ऊर्जा निकलती है और चट्टानों को पिघलाती है। अगर वो नहीं होते तो वो पिघली हुई कंडीशन में नहीं होती, सॉलिड होती, ठीक है ना। तो अब आइए लिखिए रेडियो धर्मी विस्फोट। अब लिखिए लेयर नंबर 1 कहां पर होता है ये? पहली लेयर, पहली लेयर गहराई क्या बताई थी मैंने? लगभग 35 किलोमीटर से लेकर और 200 किलोमीटर के आसपास। तो आगे ब्रैकेट में डालिए 35 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। लिखिए यह दुर्बलतम मंडल का क्षेत्र है, यह दुर्बलतम मंडल का क्षेत्र है, जहां रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापमान अधिक बना रहता है। तो यहां पर आप इसको बढ़ा के विखंडन, संलयन कुछ भी लिख सकते हैं अब, ठीक है। लेकिन लेयर नंबर 2, लेकिन मेंटल और क्रोड के संक्रमण क्षेत्र में, मेंटल और क्रोड के संक्रमण क्षेत्र में क्या लिखा है? लास्ट लाइन क्या लिखी है? लास्ट लाइन तो मुझे भी नहीं पता, कोई लास्ट लाइन क्या हो सकती है इसकी? किसी ने लास्ट लाइन लिखी हो तो वो बता दीजिए, किसी ने छूट गया उसका।
अपने फ्रेंड्स को फोन करके पूछ लीजिएगा, लास्ट टाइम शायद मैंने ये लिखा ही होगी, रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं इनसे, ये क्या लिखा दिया, वो कुछ लिखा दिया मैंने जो लिखना था ना। मैं तभी कह रहा हूँ कि एक बार में सुनो, क्योंकि रटा हुआ तो नहीं है कि रात भर बैठ के रट्टा मारा हो और आपके आकर के क्लास में खड़े होकर सुना दिया, है ना। टेम्परेचर इनके, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ तो देखो सैटेलाइट से जो पकड़ में आ रहा है, हाँ रेडियो धर्मी और रेडियो सक्रिय की पदार्थ हैं, वो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब बात यह है कि पढ़ाने का मजा ले लूं मैं, है ना। एक होता है कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, और एक ये है कि मैं पढ़ाने का मजा लूट लूं। और देखो टीचर मजा कब करता है, जब टीचर की कोई सुन रहा हो, और आप सभी इतने अच्छे से सुन रहे हैं, तो मेरा हौसला थोड़ा और बुलंद होता जा रहा है कि मैं थोड़ा और डेप्थ में उतरूं, और डेप्थ में उतरूं, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप ही लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, है। और आप तो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, दूर बैठे हैं अभी मुझसे। चलिए, तो बात हम कर रहे हैं नंबर सेकंड लेयर की, और लिखिए मेंटल और क्रोड का संक्रमण क्षेत्र 2900 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ क्या चल रहा है, विखंडन और संलयन। लिखिए विखंडन और संलयन की प्रक्रिया के तहत भारी पदार्थ हल्के पदार्थों में, भारी पदार्थ हल्के पदार्थों में, और हल्के पदार्थ भारी पदार्थों में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। क्लियर। हेलो, हाँ पॉइंट हो, अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में करूँ, ठीक। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे नंबर थर्ड टॉपिक अपना, थर्ड, यानी कि आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं थर्ड बात कर रहा हूं संवहनीय धाराओं की, नंबर थर्ड। संवहनीय धाराएं क्यों चलेंगी, उनका दोनों का रीजन तो है ये, और इनका परिणाम क्या है, संवहनीय धाराएं। संवहनीय धाराएं जिसने सबसे पहले बताई, उसका नाम है अर्थर होम्स, ठीक है। आप थोड़ा डेप्थ में उतरिए, आर्थर होम्स। जैसा आपसे पूछता ना हिस्ट्री में, सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, है ना, ओरिजिनल संस्थापक किसको मानते हैं, दूसरे वाले को, ठीक है। तो ये कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इंट्रोडक्शन दे सके तो अच्छा है, और अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं। तो अर्थर होम्स ने 1921 के आसपास, या 1929, सॉरी 1929 के आसपास इसने एक थ्योरी दी। इसने कहा इसने ये कहा कि हमारी क्रस्ट के नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल, ठीक है। इस दुर्बलता मंडल में क्या है, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर कम है, जो सतह के पास में होगा, तो यहां से गर्म लावा ऊपर की ओर उठता है। और इसको ध्यान रखिएगा, यही सारा यूज होगा किसमें, सागर नितल प्रसरण। वहां पर मैं सीधा आपसे बात करूंगा संवहनीय धाराओं के ऊपर, महासागरीय कटक पाए जाते हैं, तो वहां पर ये मत पूछना सर संवहनीय धाराएं किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संवहनीय धारा मैं यहां पर क्लियर करके चल रहा हूं। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में क्या हो जाएगा, मैंने आपको उस दिन बताया था, है ना, तो वहां से शुरू करिए। अब चीजें इस तरह से निपटती जाएंगी, ठीक है।
तो आर्थर रोम्स ने 1929 में बताया कि गर्म लावा ऊपर उठता है और ऊपर आकर के ये क्षैतिज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट क्या है? गोल, और ठंडा होकर अब नीचे की ओर उतरता है। क्लियर? अब ठंडा होकर नीचे उतरेगा। अब इस संवहनी धाराओं के साथ जो एनर्जी जा रही, क्या उठेगा? लावा भी उठेगा। तो लावा ही है पूरा संवहनी तरंगों में। अब ये क्या करता है? धीरे धीरे इसको क्रैक कर देगा, क्रस्ट को। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या होगा? जम जाए, क्योंकि ऊपर तो क्या है, मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, कुछ भी है, इसके ऊपर कोई एक कॉन्टिनेंट टिका हुआ है मान लीजिए, और अब ये लावा जो ऊपर उठा, इसने इसको तोड़ दिया, ऐसे तोड़ देगा दो पार्ट में, और तोड़ के थोड़े ये दूर खिसक जाएंगे। तो आज ये यहां पर मिलते हैं मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो खाली जगह बनी, इसमें क्या भर गया? ओशन। अब इस तरह से ओशन का अपना बाहर से कहीं से पानी आया, यहाँ पे घुस गया, और अब क्या हुआ कि ये लगातार फैलता जा रहा है, इसी प्रोसेस से लगातार फैलता जा रहा है। इसी घटना को क्या कहते हैं? सागर तल का प्रसार। लावा क्या है? बेसाल्ट, और बेसाल्ट आके जम गया, ऊपर पानी है, अब ये क्या बने? कटक, और लगातार फैलते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? अंदर की एनर्जी बाहर आ रही है। कोई आपसे पूछे कि आप तो ठंडी हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल कौन सा है? ये कटक जो बन रहे हैं वो एग्जाम्पल तो है ही, वॉल्केनो आ रहे हैं वो क्या है? एग्जाम्पल ही है। कोई आपसे कहे कि अर्थ के घूमने की स्पीड कम होती जा रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अर्थ की स्पीड क्या हो रही है? अभी आजकल कम होती जा रही है। ठीक है, पहले 23 घंटे का होता था, अब 24 घंटे का दिन होता है, आने वाले दिनों में 25 घंटे भी हो जाएगा, लेकिन वो आपके जीवन काल में तो नहीं होगा। ठीक है, आपको तो अपने 24 घंटे ही मिलने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है, आप ऊपर स्वर्ग नर्क जहां पे जा रहे हो, वहां से बैठ के जरूर देखना कि अब स्पीड कम हुई है या ज्यादा हुई है। बात समझ आया ना? वही वाली बात है कि अब नर्क में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। वैसे तो सारे दोस्त आपके नर्क में जाने वाले हैं, तुम भी स्वर्ग में जाके क्या करोगे? ठीक है ना? चलिए, खैर आज का टाइम हो गया, कल बात करेंगे संवहनी धाराओं पर। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और खुशी के साथ पढ़ते रहिए ना। ओके, थैंक यू सो मच।